हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार फिर से आपके अपने पाई वन क्लासेस में। और दोस्त, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग हर एक टॉपिक इसमें रिवीजन के रूप में आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास का कराएंगे, जिनमें से चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं, आप लोगों को चुटकियों में आपको याद करा देंगे। तो शुरू करते हैं भाई साहब। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना है आपको कि आपके पास में एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? धारामापी से, है ना, धारामापी से कनेक्ट कर दिया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? देखो, इससे पहले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सर अगर हम किसी तार में करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ऐसे ही इसका उल्टा है अब कि अगर हम किसी कॉइल के पास में, है ना, समझते हुए चलना, एकदम तरीके से दिमाग में जाएगा आप लोगों के, कि मान के चलो कि अगर हम किसी कॉइल के पास, कॉइल को हिंदी में कहते हैं कुंडली के पास, है ना, किसको गतिमान कराते हैं? चुंबक को, है ना, चुंबक को कभी इसके पास लेकर आ रहे हैं तो कभी इससे दूर लेकर जा रहे हैं। तो यदि किसी कुंडली के पास में चुंबक को गतिमान कराते हैं तो सर जी क्या होगा? देखो, चुंबक से क्या निकलती हैं? बल रेखाएं, है ना, क्या निकलती हैं? बल रेखाएं। तो कभी बल रेखाएं कुंडली में जाएंगी और जब दूर लेकर जाओगे तो नहीं जाएंगी। तो लगातार क्या हो रहा है सर जी? आप बोलोगे सर जी फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स क्यों परिवर्तित होता है? तो फ्लक्स की परिभाषा लिखी है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो बल रेखाओं की संख्या कभी घट रही है तो कभी बढ़ रही है, तो लगातार फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स बदलने से क्या होता है सर जी? प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बोलोगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न हो जाती है? इस कुंडली में, है ना, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। बिल्कुल ऐसे तरीके से याद करो, आप लोगों को एक भी वर्ड ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सर जी लिखवाया नहीं है तो मुझको याद नहीं हुआ। हर एक बात याद रखना। ये तभी तक उत्पन्न होगा जब जब ये कुंडली, जब जब ये चुंबक क्या रहेगी? गतिमान। अगर ये चुंबक गतिमान न रहकर स्थिर हो जाए तो फिर कोई फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा, तो फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा। दिमाग में डाल लो, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन उठा देता है कि मान के चलो एक कुंडली के सामने बोल देगा, एक कुंडली के सामने एक चुंबक रखी है, बताइए फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स परिवर्तित होगा या नहीं होगा? तो आपको बताना है कि भाई रख दी तो फिर कोई फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो। जब जब ये गतिमान है तब तब ही फ्लक्स परिवर्तित होगा, अन्यथा कोई फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का। अब इस घटना को सबसे पहले किसने देखा था? तो फैराडे ने देखा था। किसने देखा? फैराडे ने। तो फैराडे का प्रयोग नंबर 1 आता है भाई साहब आपको समझने के लिए। प्रयोग नंबर 1 बहुत इजी चैप्टर है, यूं ही चुटकियों में खत्म कर देंगे, आप लोग समझो इसको। देखो, प्रयोग नंबर 1 में उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में एक कॉइल है और इस कॉइल को मैंने किससे जोड़ दिया? धारामापी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बेटा? धारामापी से। और ये कहते हैं कि इस कुंडली के पास में एक चुंबक का कोई सा भी ध्रुव ले लो, चाहे तो नॉर्थ ले लो चाहे आप साउथ ले लो, कोई भी एक ध्रुव ले लो। ध्यान रखना, कोई भी एक ध्रुव ले लो, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्थ लेना या साउथ लेना, कोई सा भी, ठीक है। ध्यान से सुनो। तो इन्होंने कहा कि सर जब हम किसी कुंडली के पास किसको लेकर आते हैं? चुंबक का कोई एक ध्रुव लेकर आते हैं, या तो नॉर्थ या फिर साउथ। मैं कौन सा लेकर आ रहा हूं? नॉर्थ। आप साउथ भी ला सकते हैं, ध्यान रखें। तो इन्होंने कहा कि जब सर इसके पास लेकर आएंगे हम लोग, पहली कंडीशन में जब कुंडली के क्या लेकर आते हैं? पास, तो क्या होता है सर जी? बल रेखाएं गुजरती हैं। क्या गुजरती हैं? बल रेखाएं गुजरती हैं। और बल रेखाएं गुजरेंगी तो क्या होगा सर जी? फ्लक्स बदलेगा। अभी बताया था, क्या बदलेगा? फ्लक्स बदलेगा। और फ्लक्स बदलेगा तो सर जी क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा किस में आ जाएगी? इस कुंडली में, है ना। और प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, है ना, प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि कुंडली का सिरा, किसका सिरा? कुंडली का सिरा नॉर्थ बन जाएगा। यानी ये जो सिरा है ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। समझो बेटा, ये एक हमारे पास में क्या है? बंद परिपथ है, गोलाकार परिपथ है। अगर इसमें नॉर्थ बन रहा है तो इसका अर्थ होता है कि सर जी ये ऐसे धारा जा रही है और नीचे ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉक। यानी इसमें जो धारा है वो सर जी इस दिशा में बहेगी, जिस कारण धारा मापी में किसी एक दिशा में क्या हो जाएगा? विक्षेप।
क्या हो जाएगा, किसी एक दिशा में विक्षेप हो जाएगा। मान के चलो इस दिशा में क्या हो गया, इसमें विक्षेप हो गया। सही है। अब यदि पहली कंडीशन तो आपने समझ ली, पास लेकर आ रहे हैं। अब यदि इससे दूर लेकर जाते हैं, समझो इसे भी, तो हमने क्या कर लिया कि हमने एक कुंडली बना ली, धारामापी जुड़ाई है। अब की बार हम इसको नॉर्थ पोल को क्या लेकर जाएंगे, दूर। इससे कहां लेकर जा रहे हैं, दूर। तो थोड़ा दूर बना लो, ठीक है। हम इससे दूर लेकर जाते हैं, और जब हम इसे दूर लेकर जाते हैं तो बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। घटेगी तो फिर से फ्लक्स बदलेगा। क्या होगा, फिर से फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो फिर से प्रेरित धारा, वही सब लिखना है। प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा की दिशा इस बार, है ना, इस बार जो है प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि कुंडली का सिरा क्या बन जाएगा, साउथ। और जब साउथ होता है तो आपको पता है सर जी, धारा की दिशा कुछ ऐसे, ये इधर और ये इधर। तो ये कैसी होगी, घड़ी की सुई की दिशा के साथ, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यही आपको लिखना है प्रयोग नंबर 1 में, कि जब कुंडली के पास हम कोई ध्रुव लाते हैं, अब मान के चलो नॉर्थ की जगह हम क्या लाते हैं, साउथ, तो आप बोलोगे इधर सब दक्षिणी ध्रुव लाते हैं, तो वही फ्लक्स बदलता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि ये क्या बन जाएगा, साउथ। साउथ ला रहे थे तो साउथ, लेकिन जब दूर लेकर जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ। हम नॉर्थ ला रहे थे पास में तो नॉर्थ बन गया, जब दूर लेकर जा रहे हैं तो साउथ बन गया। यानी जो हमारी धारा है वो इसके पास या दूर आने का विरोध कर रही है। जब कुंडली पास आ रही है तो इधर की धारा, इधर होगी धारा की दिशा, तो इसके पास आने का विरोध कर रही है। और जब ये दूर जा रही है तो धारा की दिशा इधर होगी, तो इस चुंबकीय ध्रुव के दूर जाने का विरोध कर रही है। तो ये है प्रयोग नंबर 1। बोलो समझ में आई सारी चीजें, एकदम तरीके से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं रही है ना। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के तौर पर खींचेंगे इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रयोग नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, प्रयोग नंबर 2 की तरफ। यहां तो इन्होंने क्या काम किया, एक कुंडली ली और एक चुंबक को लिया। अब ये एक काम करेंगे कि भाई, जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या आता है, चुंबक। तो हम एक काम करते हैं, अब की बार चुंबक का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई अब की बार हम चुंबक नहीं लेंगे, अब की बार हम क्या लेंगे, कुंडली, जिसमें हम लोग बैटरी जोड़ देंगे, और एक कॉइल लेंगे हम लोग जिसमें हम केवल धारामापी जोड़ देंगे। तो इन्होंने 2 कॉइल ली, चुंबक का किस्सा खत्म किया, 2 कॉइल ली, और दोनों कॉइल से प्रैक्टिकल करके देखा कि क्या कॉइलों में भी ये संबंध काम करता है या नहीं। समझ में आ गया। तो प्रयोग नंबर 2 हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग पहुंच गए प्रयोग नंबर 2 की तरफ। तो प्रयोग नंबर 2 में कुछ जो आपका डायग्राम है वो ऐसे बनाना है आप लोगों को। ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कॉइल है। प्राथमिक कॉइल को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से, और किससे जोड़ दिया, एक की से। ये भाई साहब बैटरी है और ये आपकी की है, और ये क्या आपकी सेकेंडरी कॉइल, यानी जिसको द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब इस कुंडली का संबंध हमने किससे कर दिया, ओनली धारामापी से, इसमें कुछ नहीं जोड़ा, है ना। अब इन्होंने क्या काम किया, अब समझते चलो कि इन्होंने जो प्राथमिक कुंडली थी उसको बैटरी से जोड़ा। तो सबसे पहले स्विच को ऑन किया। किसको ऑन किया, स्विच को ऑन किया। स्विच ऑन करते ही प्राथमिक कुंडली में क्या बहेगी, प्राथमिक कुंडली में क्या बहेगी बेटा, धारा। धारा प्रवाहित होगी, बोलो हाँ या नहीं। अब जैसे धारा प्रवाहित होगी तो यहां से करंट पास होना शुरू हो जाएगा पूरी कॉइल में, बोलो हाँ या नहीं। अब आपको पता है कि जब सब धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के चारों ओर, है ना, कुंडली के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, बोलो हाँ या नहीं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कौन सी कुंडली के चारों ओर, प्राथमिक कुंडली के चारों, जिसमें धारा बह रही है उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस में जाएंगी, दूसरी कुंडली में गुजरेंगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसकी बल रेखाएं, जिसकी बल रेखाएं किस में जाएंगी बेटा, द्वितीय कुंडली में, बोलो हाँ या नहीं। द्वितीय कुंडली में प्रवेश करेंगी, बोलो हाँ या नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब द्वितीय कुंडली में प्रवेश करेंगी तो भैया द्वितीय कुंडली का क्या बदलेगा, फ्लक्स, बोलो हाँ या नहीं। फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो क्या होता है, प्रेरित, बोलो विद्युत वाहक बल, वेरी गुड। तो द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसमें क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा हमेशा क्या होती है, पहली वाली धारा के अपोजिट। भाई इसमें जो धारा जा रही थी वो ऐसे ही तो जा रही है, ऐसे, तो इसमें जो धारा होगी वो पहली वाली के विपरीत। अर्थात धारा मापी में क्या होगा, धारा मापी में विक्षेप होगा।
है ना, किसी एक दिशा में, किसमें, किसी एक दिशा में विक्षेप हो जाएगा इसमें। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम स्विच को ऑफ कर देंगे। क्या होगा, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ होगा तो सर प्राथमिक कुंडली में, कौन सी कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या होगा, धारा घटेगी। बोलो हाँ या नहीं। तो अब की बार धारा लौटेगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, स्विच कर दिया ऑफ, स्विच कर दिया ऑफ। अब धारा ऐसे वापस लौटेगी, घटना शुरू करेगी। बोलो हाँ या नहीं। अरे रिड्यूस होगी तो धारा वापस लौटना शुरू करेगी ना, धारा घटना शुरू करेगी। धारा घटेगी तो क्या होगा सर, फिर से फ्लक्स बदलेगा। क्या बदलेगा, फ्लक्स। किसका फ्लक्स बदलेगा, द्वितीय कुंडली का। किसका फ्लक्स बदलेगा, द्वितीय कुंडली। फिर से फ्लक्स बदलेगा तो फिर से प्रेरित, है ना, विद्युत वाहक बल और फिर से प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न होगी, द्वितीय कुंडली में। लेकिन इस बार जो धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा कैसी होगी बेटा, पहली के विपरीत। किसकी दिशा के विपरीत, पहली के विपरीत। पहली के विपरीत होगी तो अब की बार जो धारा की दिशा इसमें इधर होगी। ठीक है, ये बस प्रयोग नंबर क्या है आपका 2। ये दोनों बातें किसने बताई थी, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में की है कि अगर हम एक कॉइल लेते हैं, कॉइल का अगर कोई भी एक ध्रुव लेकर आते हैं तो वो कुंडली ही उस ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। यदि उससे दूर लेकर जाते हैं तो उसका अपोजिट ध्रुव बन जाता है। प्रयोग नंबर 1 खत्म। प्रयोग नंबर 2 में क्या कहता है कि अगर एक कुंडली ले प्राथमिक, जिसमें हमने सेल और की को जोड़ दिया, और दूसरी वाली में हमने केवल क्या है, धारा मापी जोड़ा है। अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स बदलेगा और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन पहली वाली धारा के विपरीत, यानी प्राथमिक कुंडली की धारा के विपरीत। फिर अगर धारा इसको ऑफ कर दें, स्विच को ऑफ कर दें, तो फिर धारा का मान घटेगा। धारा का मान घटेगा तो सर इसमें फिर से फ्लक्स बदलेगा, फिर से प्रेरित विद्युत वाहक बल और फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो कि पहली वाली धारा के विपरीत होगी। ये दोनों प्रयोग बताए थे। अब इस दोनों प्रयोगों से इसने अपने 2 नियम भी दिए हैं। क्या दिए हैं, 2 नियम दिए। भाई साहब पहला नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। तो पहला नियम ये कहता है किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो हर जगह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। हर जगह क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको रफ करते हैं फिर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब हम पहुंच गए किस पर भैया, फैराडे के प्रथम नियम की तरफ में। जैसा कि अभी मैंने फैराडे के दोनों नियम प्रयोग आप लोगों को पढ़ाए और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगे, आई होप सो दैट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फैराडे का प्रथम नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नियम बहुत बार पूछे गए भाई यूपी बोर्ड में इसके, ठीक है, तो मस्ट है, थ्योरी में लगा लो कि पूछे जाते हैं। हर बार कोई ना कोई सा नियम जरूर पूछा जाता है, या इसके आधार पर लेंज का नियम भी पूछा जाता है। तो पहला आप ये समझ लो कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सर जब किसी कुंडली में हम लोग, है ना, जब किसी कुंडली के पास में हम क्या लेकर आ रहे थे बेटा, समझो इसको, है ना, जब हम किसी कुंडली के पास में क्या लेकर आ रहे थे, आप बोलोगे सर आप चुंबक को लेकर आ रहे थे, तो बार बार फ्लक्स बदल रहा था। क्या बदल रहा था, फ्लक्स, जिससे कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। तो यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस नियम को आप समझ लो ध्यान से, है ना, इसको लिख लो, रट लो, जो भी करना कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कुंडली में अगर हमें फ्लक्स निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक क्यों हो रहा है, क्योंकि धारा की दिशा हमेशा क्या जा रही है, अपोजिट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की, देखो यहीं से समझो, इसी फॉर्मूले से फ्लक्स बराबर होता है ना, सॉरी, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है फाई भी क्या है, फ्लक्स, डी का मतलब क्या है, परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, ठीक है, बराबर होता है। तो यहीं से आप लोगों को सारी चीजें समझनी है। फिर इसका सर जी दूसरा नियम क्या होता है ना। दूसरे नियम में हमने जब प्रयोग किया था तो दूसरे नियम में हमने क्या देखा कि जो भाई धारा है प्राथमिक कुंडली की हमेशा क्या है, विपरीत है। प्राथमिक कुंडली में अगर धारा ऐसी है तो द्वितीय कुंडली में ऐसी है। जब प्राथमिक कुंडली में ऐसी होती है तो द्वितीय कुंडली में वैसी हो जाती है। ये ऐसी है तो ये वैसी है, ये वैसी है तो ये ऐसी है। बस ऐसे याद करना है, ठीक है, ऐसी है तो वैसी है, वो वैसी है तो ये ऐसी है। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि किसी भी कुंडली में जो धारा है किसी भी कुंडली में धारा की दिशा, किसी भी कुंडली में कौन सी धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा,
किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, हमेशा इस प्रकार होती है ना, इसको लिख लो, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, कि वह उस कारण का विरोध करती है ना, विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। यानी ऐसे मान लो घर का भेदी लग्गा ढाए, जैसे विभीषण का एग्जांपल ले लो, ठीक है, रावण का ही खाया और रावण की चुगली कर दी, मरवा दिया बेचारे को, ठीक है। तो भैया उत्पन्न कौन कर रहा है? प्राथमिक कुंडली, और ये विपरीत भी किसके जा रही है? प्राथमिक कुंडली, तो उसकी धारा की दिशा के विपरीत ही होती है, अर्थात उसका विरोध करती है। और यही दूसरा नियम लेंज का नियम भी है। किसका नियम भी है? लेंज का नियम। अगर लेंज का नियम पूछे तो भी यही लिखना है। देखो कितनी आसान बात मैंने बता दी तुम्हें। अगर लेंज का नियम पूछे तो भी यही लिखना है, और फैराडे का दूसरा नियम पूछे तो भी यही लिखना है कि हमेशा किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज ने भी बताया है। अब लेंज के नियम की व्याख्या आ जाती है, तो व्याख्या करना बहुत सिंपल है। आप कहोगे सर किसी भी कुंडली से अगर हम फ्लक्स गुजारते हैं या नॉर्थ पोल को पास लेकर आते हैं, इसकी व्याख्या कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर जी जब हम उत्तरी ध्रुव को पास लेकर आते हैं तो ये सिरा क्या बन जाता है? उत्तरी ध्रुव, अर्थात इसमें जो धारा की दिशा है इसके पास आने का विरोध करती है ना, इसके पास आने का विरोध करती है। और जब हम इसको इससे दूर लेकर जाते हैं तो ये सिरा क्या बन जाता है? दक्षिणी ध्रुव, अर्थात ये जा रहा है ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, तो इसमें धारा जो है इसके दूर जाने का विरोध करती है। कि जब किसी कुंडली को हम कुंडली के ध्रुव को किसके पास लेकर आते हैं? कुंडली के पास लेकर आते हैं। जब किसी चुंबक के ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो वह कुंडली उस ध्रुव की तरह ही व्यवहार करती है, अर्थात उसके पास आने का विरोध करती है। फिर जब हम उसको दूर लेकर जाते हैं तो उसका विपरीत ध्रुव बन जाता है कुंडली पर, अर्थात उसके दूर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इसके पास आने का विरोध कर रही है और अब इसके दूर जाने का विरोध कर रही है। बस इतना ही लिखना है, लेंज के नियम की व्याख्या भी हो जाएगी। सही है। आप लोगों से पूछे लेंज के नियम की व्याख्या कर दो तो बता देना कि जब किसी कुंडली के नॉर्थ ध्रुव को या साउथ ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो वो कुंडली भी उसी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है, अर्थात एक नॉर्थ एक नॉर्थ, एक साउथ एक साउथ, तो दोनों एक दूसरे के पास आने का विरोध कर रहे हैं। जब हम इसे दूर लेकर जाते हैं तो उसका अपोजिट ध्रुव बन जाता है कुंडली पर, अर्थात उसके दूर जाने का विरोध करती है, वो चाहती है कि ये मेरे पास आ जाए। समझ में आ गया ना? तो यही लेंज के नियम की भी व्याख्या है। तो सारी बातें समझ में आ गई। फैराडे का दूसरा नियम कहे तो भी यही लिखना है, लेंज का नियम कहे यो भी यही लिखना है, और नियम की व्याख्या कहे तो भैया इस तरह के डायग्राम बनाकर उसको समझा देना है। समझ में आ गई ना बातें? तो सारी चीजें क्लियर हो गई। चलें अगले टॉपिक की तरफ। चलो तो बच्चों ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको इस चैप्टर में समझना है। भाई इस डेरिवेशन में जो है आपको लिखा हुआ आएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजु रेखीय चालक तार पर, ठीक है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार है ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय का मतलब सीधा होता है, कुछ आप लोग कभी ना समझ पाओ तो बता दो, सीधा चालक तार है। तो इस तार की लंबाई हमने x मान ली, जो कहां रखा है? चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, और ये गतिमान है, चल रहा है, रुक रहा नहीं है, यानी हमने मान लिया कि v वेग से दाईं ओर चल रहा है ना, इस तरफ चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी किसी चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में चलाएंगे तो बेटा उसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग सब जानते हैं कि भाई साहब ये जो चालक तार है सर, इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होंगे। जब ये v वेग से दाईं ओर गति करेगा तो धनावेश ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऋणावेश नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन पर जो है दो बल काम करेंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं तो चुंबकीय बल काम करेगा, और साथ में जब ये गति कर रहा है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो इसलिए एक कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहां पर काम करेगा। आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? आवेशों के बीच कौन सा? आवेशित बल लगता है ना, सॉरी, कूलाम के नियम के अनुसार एक बल लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक मैग्नेट में रखा है तो कौन सा लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो यानी आप बोलोगे सर आवेशों पर दो बल कार्य करते हैं। आवेश पर कितने बल? दो बल कार्य करते हैं। अब दो बल कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं, एक को चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल किसके नियम से आता है? लॉरेंज के नियम से।
किसके नियम से? लॉरेंज के नियम से, है ना। तो लॉरेंज के नियम से आप बोलोगे सर जी इस पर जो लगने वाला बल है Fm बराबर वो कितना है? क्यू वी बी। कितना है? क्यू वी बी। अब क्यू की जगह क्या है सर? क्यू बराबर क्या है? ई है। क्यू बराबर क्या है? ई है। तो Fm बराबर ई वी बी। कितना बन गया? ई वी बी। ओ सॉरी, क्यू की जगह पर क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्यू की जगह क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन, ई वी बी। और अब कौन सा लगेगा? एक वैद्युत बल कार्य करेगा। अब वैद्युत बल क्या होता है सर जी? एफ ई बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना होता है भाई? आपको पता है एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, पता है कि नहीं पता? तो आप बोलोगे एफ ई बराबर हो गया सर, क्यू की जगह तो ई ही लेना है, और ई की जगह हम लोग जानते हैं वी अपॉन में एल। ये जो v है ये क्या है? वेलोसिटी है, इसको ऐसे बना लो। और ये v क्या है? पोटेंशियल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये, ठीक है। अब ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों बल बराबर व विपरीत हैं, बोलो हाँ या नहीं? तब आप बोलोगे सर जी Fm बराबर Fe। Fm बराबर क्या हो जाएगा? Fe। या ऐसे लिख लो Fm माइनस Fe बराबर 0, तो Fm बराबर में हो गया Fe। दोनों का मान रख दो। Fm का मान कितना है? EVB, और इसका मान कितना है? EV अपॉन में L। E से E कट गया, ये V वेलोसिटी है, फिर से ध्यान रखना, ये V क्या है? विद्युत वाहक बल है, ये इधर आएगा तो VBL बराबर में कितना हो जाएगा? V। और इस V को हम लोग स्मॉल e भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं, तो E बराबर हो जाएगा VBL। समझ में आ गई चीजें? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर जी इतना ये इसके बीच, इसके सिरों के बीच, है ना, इसके सिरों के बीच इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा होगा VBL। कितना हो रहा होगा? VBL। कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखना है कि जब भी हम एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाएंगे तो इसमें जो है आवेश है वो गति करेंगे, तो जो धनावेश है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और ऋणावेश नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और दोनों ही आवेशों पर दो बल काम करेंगे, एक वैद्युत बल और एक चुंबकीय बल। चुंबकीय बल लॉरेंज के नियम से पता है Fm बराबर QVB होता है, क्यू नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, तो EVB हो गया। फिर उसके बाद में वैद्युत बल लगता है Q इंटू ई का मान रख दिया V अपॉन में L, और Q की जगह E है, दोनों बराबर और विपरीत होते हैं, तो इसलिए Fm माइनस Fe बराबर 0। तो Fm बराबर में Fe, दोनों के मान रखे, जो कट रहा था काट दिया, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल कर आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें चलना है स्वयं प्रेरण की तरफ। किसकी तरफ चलना है? स्वयं प्रेरण और अनोन्य प्रेरण, और बस इनके इंडक्टेंस बताने और चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आप सबको मजा आएगा, ठीक है। तो चलो अगले टॉपिक पर चलेंगे, स्वयं प्रेरण। ठीक, तो भाई साहब जैसा कि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा डेरिवेशन किया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं स्वयं प्रेरण, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार भाई साहब बोर्ड में पूछा गया है, तो पहले समझ लो कि भैया स्वयं प्रेरण होता क्या है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हमने क्या काम करते हैं कि सर एक कॉइल लेते हैं, इस कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी और एक की जोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लो, एक बैटरी और एक की हमने जोड़ दिया, समझ गए। अब होता क्या है कि सर जी हम स्विच को दबाएंगे, करंट पास होगा। तो देखो स्वयं प्रेरण का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैं हूं, प्रेरण मतलब अपने आप को प्रेरित कर रहा हूं, जैसे कि भाई साहब मेरे इस बार एग्जाम में नंबर जो है कम आए, और मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई नहीं तू कर सकता है, भाई तू कर लेगा, भाई तेरे मतलब तेरे से नहीं होगा तो और किससे होगा। तो इस तरह से मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं, और एक समय बाद जाकर मैं मोटिवेट हो जाता हूं और मैं काम करना शुरू कर देता हूं। तो स्वयं प्रेरण का भी मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि हम लोग क्या काम करते हैं, एक ही कॉइल में बैटरी और की जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता भी चलूंगा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे भी आपको समझा रहा हूं। तो स्वयं प्रेरण वह घटना है, स्वयं प्रेरण वह घटना है जिसमें, ठीक है, वह घटना है जिसमें, ठीक है, कुंडली की, ठीक है, कुंडली के धारा के मान में, ठीक है, कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो ठीक है, तो भैया क्या होता है, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है ना, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने से सर जी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा, ठीक है, जो मुख्य धारा के विपरीत होती है,
जो मुख्य धारा के विपरीत होती है वो इसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरण कहते हैं। मतलब अब इसको आराम से समझो। मान के चलिए कि हमारे पास में एक कॉइल है, हमने इसको किसी बैटरी या सेल से और एक की से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर करंट पास होता है इसमें, है ना? करंट पास होता है। आप बोलोगे सर करंट पास होगा तो इसमें जो मेन करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे इसमें जा रहा है तो भाई साहब एक बात बताओ, हमने क्या कहा था? फोर्थ चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही सर करंट पास होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो जाता है। तो भाई साहब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड खुद से ही ये जो क्लोज सर्किट्स बन रहे हैं इनसे भी पास हो रहा होगा। तो यहां से जब फ्लक्स पास हो रहा होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसे पास होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा। इस फ्लक्स के चेंज होने से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इस कुंडली में उत्पन्न होगी, जो कि मुख्य धारा के अपोजिट होगी। यानी जो हमारी मेन करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसका अपोज कर रही होगी। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरण कहते हैं। फिर जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं, तो मेन करंट जो है घटने लगेगा। अब मेन करंट घटेगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, है ना? क्योंकि फील्ड लाइंस कम जाएंगी। जब फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इस कुंडली में उत्पन्न होगी, जो कि फिर से मुख्य धारा के विपरीत होगी। तो बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरण। यानी उसी कुंडली में खुद ब खुद क्या हो रहा है? प्रेरण हो रहा है। प्रेरण बोले तो उसमें खुद ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। बस इसी घटना को हम स्वयं प्रेरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में सीधा सीधा पूछा गया भाई साहब, इससे ज्यादा और क्या इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल खतरनाक तरीके से पूछा गया है। अब ये जो स्वयं प्रेरण होता है ना, इसका एक होता है स्वयं प्रेरण गुणांक। ठीक है, जिसे प्रेरकत्व भी कहते हैं, है ना? प्रेरकत्व एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो भाई हमने ये पता है कि सर जी जब इस कुंडली से क्या गुजर रही है? बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हम इसको कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। किस पर डिपेंड करती है? करंट के मान पर। करंट अगर बढ़ रहा है तो भैया फ्लक्स की संख्या भी बढ़ रही थी। जैसे करंट घटना शुरू हुआ तो यानी बल रेखाओं की संख्या भी घट गई। तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे जो फ्लक्स हैं, जो बल रेखाएं हैं, उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? आप बोलोगे सर धारा के मान पर। तो भैया जब जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं एल, और इसी का नाम होता है प्रेरकत्व, है ना? इसी का नाम क्या होता है? प्रेरकत्व। तो भैया एन फाई बी अपॉन में आई बराबर हो गया एल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सर जी इसकी परिभाषा क्या है? तो मैंने कहा था फिजिक्स में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप परिभाषा का फॉर्मूला बनाओ, सॉरी फॉर्मूले से ही परिभाषा बनाओगे। भाई फिजिक्स में जो नीचे है, नीचे क्या है? धारा। इसको क्या बनाना होता है? एकांक, है ना? एक बनाना होता है, और एक को फिजिक्स में कहते हैं एकांक। ठीक है, तो किसी भी कुंडली से, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी भी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को, किसी भी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को ही प्रेरकत्व कहते हैं, जब उसमें धारा कितनी हो? एकांक हो, यानी 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी किसी भी कुंडली से एक एकांक एम्पीयर धारा, ठीक है, प्रवाहित करने पर उससे गुजरने वाली, है ना, उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं भैया? आप बोलोगे सर जी प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक बहुत बार पूछा गया है, इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है भैया इसका मात्रक? हेनरी। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मात्रक होता है हेनरी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 हेनरी किसे कहते हैं? तो 1 हेनरी मतलब 1 एम्पीयर की धारा और एक ही फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या हो जाए। तो आप बोलोगे सर यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर यदि एक फ्लक्स ग्रंथिता पास होती है तो यानी कितना हो जाएगा? 1 हेनरी। स्वयं प्रेरक तो कितना हो जाएगा? 1 हेनरी। तो इस तरह से भी आप परिभाषा दे सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब ऐसे पूछा जाता है कुंडली की स्थितिज ऊर्जा, और यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। कुंडली की स्थितिज ऊर्जा और यहां से क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं कि किसी भी कुंडली की स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कुंडली की स्थितिज ऊर्जा, देखो कुंडली की स्थितिज ऊर्जा से मतलब है कि कुंडली में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। पहले तो बताओ कि सर इस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा आएगी क्यों? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से करंट पास होगा, सेल से करंट पास होगा, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा।
अब इस कुंडली में जो धारा बह रही है इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत जाना है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका विरोध कर रहा है, ये इधर की तरफ धारा प्रवाहित कर रहा है और वो उधर की तरफ। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस धारा को बढ़ने का विरोध कर रहा है, लेकिन धारा को तो अपने मतलब स्थायी मान तक पहुंचना ही है। तो धारा को स्थायी मान तक पहुंचने के लिए इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और यही किया गया काम स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर जी कि कुंडली में धारा को स्थायी मान तक पहुंचने के लिए, स्थायी मान तक पहुंचने के लिए, ठीक है, पहुंचने के लिए किसके विरुद्ध? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, विरुद्ध कार्य करना पड़ता है ना। और यही कार्य किसमें संचित हो जाता है सर जी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप बोलोगे सर छोटा सा कार्य मान लो E इंटू कितना हो जाता है, देखो एक मिनट, V बराबर होता है W अपॉन Q, इससे समझो, तो W बराबर V इंटू Q। अब यहां पर समझो कि छोटा सा काम है, E जो है यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो कि विपरीत होता है, इंटू में D क्यों हो गया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। छोटा सा कार्य, छोटा सा चार्ज यहाँ पर ये लेकर जा रहा था, तो इसलिए छोटा सा कार्य किया E इंटू डी क्यू में। अब एक्चुअली में हमें निकालना है कि इसमें धारा का मान कितना होगा। तो भैया एक बात आप समझ लो यहाँ पर कि जितने भी चीजें आपको मैं बता रहा हूं ना, E का मान जो होता है, ठीक है, ठीक है भाई, तो जो E की वैल्यू होती है वो होती है माइनस का L डी अपॉन में dt, ठीक है। E में और इसमें L में संबंध होता है, स्वप्रेरण गुणांक में संबंध होता है, तो E बराबर होता है माइनस L डी अपॉन dt। यहां रख दो भाई, यहां पहले से ही माइनस है, यहां भी माइनस है, तो L डी अपॉन में dt इंटू में कितना हो गया dq। आप बोलोगे सर dw बराबर L डी बाहर हो गया dq बटे dt, आवेश बटे समय क्या I बराबर dq बटे dt होता है? तो आप बोलोगे सर dw बराबर L इंटू डी इंटू में I। अब इंटीग्रेशन कर दो भाई दोनों तरफ का, आपने इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन कर दिया, आप बोलोगे dw का हो जाएगा w, L बाहर आ जाएगा और I इंटू डी, तो W बराबर L इसका हो जाएगा I स्क्वायर बटे 2, तो W बराबर हो जाएगा हाफ L I स्क्वायर। और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इससे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं और सीधा सीधा ही डेरिवेशन भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको बहुत अच्छे तरीके से। E की जो वैल्यू होती है याद रखो माइनस का L डी अपॉन dt होती है, पुट कर दोगे dq अपॉन dt I हो जाएगा, L बाहर आ जाएगा, तो I का जो इंटीग्रेशन है वो I स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और यहां से जो मान निकलेगा यही इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी बच्चों को। और अगर मजा आ रहा है ना, और बहुत छोटी छोटी वीडियो में मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ मस्त तरीके से, बस इतना पढ़ के चले जाओ, फाड़ के आओगे पेपर, है ना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही बता रहा हूँ कि ये पूछी गई है अब तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो भाई इससे ज्यादा और क्या बताओ, अब तो कर लो एकदम तगड़े तरीके से। उसके बाद अनोन्य प्रेरण है और अनोन्य प्रेरण गुणांक, बस इतना ही पढ़ना है और चैप्टर खत्म, रिवीजन आपका मस्त तरीके से हो जाएगा। और अनोन्य प्रेरण में भी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो जितना मैंने आपको, आप ये समझ लो अनोन्य प्रेरण में आप इतना पढ़ रहे हो जितना कि आप लोग फैराडे के दूसरे प्रयोग में पढ़ा है। फैराडे के दूसरे प्रयोग, भाई दूसरा प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा था ना फैराडे का। फैराडे का देखो यहीं पर समझ लो अनोन्य प्रेरण क्या होता है ना। अनोन्य प्रेरण क्या होता है, आपने फैराडे का दूसरा प्रयोग पढ़ा था। तो इसमें भी हम लोग दो कुंडली लेते हैं, एक कुंडली में बैटरी और की जोड़ देते हैं, और दूसरी कुंडली में भैया हम लोग क्या करते हैं, एक धारा मापी जोड़ देते हैं, बस सेम तो है। अब इस कुंडली में हम लोग क्या करेंगे बेटा, धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहां से धारा बहती है, तो यहां से जो है चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा इसके चारों ओर, तो यहां से चुंबकीय फ्लक्स इसमें गुजरेगा। अब जब इसमें गुजरेगा तो सर इसमें क्या होगा, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न हो जाएगी। और प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। फिर हम स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच को ऑफ करोगे तो सर इसमें धारा का मान घटेगा, है ना। एक बार बढ़ रहा था तो एक बार घट रहा है। अब धारा का मान घटेगा तो क्या होगा, यहां से जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या घटेगी, उनकी संख्या घटेगी तो सर इसमें भी क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रेरित विद्युत वाहक बल में फिर से मतलब फ्लक्स में फिर से परिवर्तन आएगा, फिर से प्रेरित विद्युत वाहक बल और फिर से प्रेरित धारा बहेगी जो मुख्य धारा के फिर विपरीत होगी, है ना। मुख्य धारा के फिर से क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। बस इसी घटना को अनोन्य प्रेरण कहते हैं, है ना। सिंपल सी बात। अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है समझो।
अनोन्य प्रेरण गुणांक, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, अनोन्य प्रेरण गुणांक, है ना। तो यहीं पर आप लोगों की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप अनोन्य प्रेरण नहीं आता, फैराडे का दूसरा नियम लिख देना, बस डायग्राम ऐसे बना देना, बात खत्म। ठीक है, और बताओ, और शॉर्ट ट्रिक बताओ। अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है भाई? हमने कहा सर जी फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या किससे गुजरेंगी? दूसरी कुंडली से, तो N5B2। और धारा किसमें बह रही है सर जी? पहली कुंडली में बह रही है, तो इसलिए I1। धारा बह रही है पहली कुंडली में, लेकिन फ्लक्स किससे गुजर रहा है? दूसरी कुंडली से, तो इसलिए N5B2 I1। बस डेफिनेशन लिखने में तो ये हो जाएगा सर जी N5B2 बराबर M इंटू I1। तो M जो है ये अनोन्य प्रेरण गुणांक होता है, जो कि N5B2 अपॉन में I1। अब इसकी परिभाषा कैसे दोगे? बस यहां पर लिखना कि आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है। तो अनोन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है? अनोन्य प्रेरण गुणांक, अनोन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, फ्लक्स ग्रंथ दूसरी कुंडली से, है ना, दूसरी कुंडली से गुजरने वाली, दूसरी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स ग्रंथिताओं की, फ्लक्स ग्रंथिताओं की, है ना, ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर है, संख्या के बराबर है जब प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी हो? धारा एकांक हो। ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी हो? एकांक। डेफिनेशन सेम देनी है, बस वहां पर जो स्व प्रेरण में उसमें खुद में ही धारा बह रही थी और खुद से फ्लक्स ग्रंथिताएं गुजर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है सर जी? धारा पहली कुंडली में बह रही है और फ्लक्स ग्रंथिताएं दूसरी कुंडली से गुजर रही है। तो बस इतना ही अंतर करना है कि भैया किसी भी कुंडली में जो क्या है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या किसी दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि उसमें धारा का मान कितना हो? एकांक हो। बस इतना ही आपको पढ़ना है और चैप्टर हो गया एंड। ठीक है, तो कैसा रहा रिवीजन फटाफट से कमेंट में बताना। और ऐसे ही मस्त और फटाफट रिवीजन के लिए आप फटाफट से इस चैनल को फॉलो कर लो और मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं आपका अपना प्रवीण चौहान ऐसे ही मस्त तरीके से आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा दूंगा आपकी। ठीक है, ये गारंटी है। तो फटाफट से फॉलो करो और मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।